किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। बात करते हैं केसीएल, बहुत ही आसान है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। केसीएल में ये क्या बोलता है केसीएल? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे ध्यान क्या देना है? अलजेब्रिक सम करंट का किसी पॉइंट पे हमेशा सम होगा, मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? देखो ये जो बेस्ड होता है, आप देखो यही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछेगा ऐसा कि ये किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ व्हाट? चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अब देखो यहां पे अगर मैं एक लेता हूं एग्जांपल इस तरह का, ये बहुत सारा करंट ले लिया, I1, I2, I3, I4, I5, I6 ऐसा बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I1, I3 और I6 इनकमिंग है और I2, I4 और I5 आउटगोइंग है इस नोड पे, इस पॉइंट पे P पे ऐसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि इनकमिंग जो आ रहा है, आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं इसको लेना है नेगेटिव। क्लियर? तो जो आ रहा है वो प्लस में है पॉजिटिव, जो जा रहा है वो माइनस में है, और अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग अ पॉइंट क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे आने वाले को प्लस, I2 जाने वाले को माइनस, आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस, आने वाले को नहीं, अभी जाने वाला है, प्लस ऑफ माइनस I5। अब क्या I6 आने वाले को प्लस, इसका सम क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि टोटल इनकमिंग करंट I1, I3, I6 इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट I2 और क्या रह गया? I4, I2 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है और I5 बाहर जा रहा है। तो KCL को अपन ऐसे भी डिफाइन करते हैं, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउट गोइंग करंट। क्लियर है? अब देखो इस पे क्वेश्चन आया गेट में, अभी जो अपन ने स्टडी किया है उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक सर्किट दे रखा था उन्होंने, ये 10 ओम, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इसके क्रॉस करंट दे दिया था 5 एम्पियर, कुछ डेटा ले लेते हैं, 3 एम्पियर ले लो, यहाँ से 20 ओम ले लो, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया था। ठीक है, इसका करंट इस तरह से दिया हुआ है IC, यहाँ इंडक्टर लगाया है, इसका करंट IL। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 10 sin t और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 फैराड, यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू है 3 हेनरी। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर। क्वेश्चन है करंट इंडक्टर के थ्रू पता करना है आपको। ठीक है, तो इंडक्टर के थ्रू करंट क्या? IL। इस नोड पे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे अपन क्या लगा देंगे? KCL। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, KCL लगाओगे तो आपका जो ये 20 करंट 10 ओम का इनकमिंग है, प्लस करंट 20 ओम का ये भी इनकमिंग है, प्लस
देखो अब IL जो है ना, इनकमिंग करंट 2 हो गया, एक और इनकमिंग किसका है, IC भी इनकमिंग है, एंड दिस होल इक्वल टू IL, यही होगा टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट इस पॉइंट पे, है ना। अब देखो इनकमिंग करंट 10 ओम वाला कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, 20 ओम वाला कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है ना। तो मैंने ये पहले ही बताया आपको, कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या होता है, IC इक्वल टू C dV बाई dt होता है क्या। कैपेसिटेंस कितना बेटा 2 फैराड है, d बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन करना है 10 sin t का, कितना आएगा, दिस इज 10 to the 20 sin का cos, so this is the current through capacitor, so this is 20 cos t IL, so what is your IL, 8 plus 20 cos t। अब देखो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो मैंने क्या बोला, फाइंड करंट थ्रू द इंडक्टर, एंड मैं इसको जोड़ देता हूं, एंड ऑल्सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना देता हूं तो आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। वोल्टेज क्या होगा, VL L di बाई dt हो जाएगा। इंडक्टेंस कितना दे रखा है, 3 हेनरी दे रखा है। di बाई dt, d बाई dt, करेंट कितना है बेटा, 8 प्लस 20 cos t, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 का डिफरेंशिएशन 0 और 20 cos का माइनस साइन, सो दिस इज माइनस 20 sin t, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 60 sin t वोल्ट, ठीक है। और ये जो आपका यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया वोल्टेज का और ये आंसर हो गया करंट का। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जाम, वेरी सिंपल। अब देखो इसी तरह अपन बात करते हैं नेक्स्ट KVL। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादातर। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि कोई भी सर्किट में, जैसे ये सर्किट क्लोज हो गया, जैसे यहाँ पे फैन हो गया, ये फैन के साथ वो क्लोज किया हुआ है, तो किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसका सम 0 होगा। और ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मैंने क्या बताया था, टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड, यही होगा। यानी कोई एलिमेंट अगर पावर डिलीवर कर रहा है तो कुछ एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करने वाला है, इसको आप जैसे ही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मिल जाएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, ये भी पूछ सकता है कुछ भी इंटरव्यू में, है ना, कोई पूछेगा क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, इट स्टेट्स दैट अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट या नेटवर्क, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट, सर्किट बोल दिया तो नेटवर्क अपने आप आ गया, इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। यानी कि अलजेब्रिक सम किसका हो गया, सम ऑफ वोल्टेज क्लोज सर्किट में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0, है ना। अब देखो ये किस पे बेस्ड है, it is based on law of energy conservation। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड है। मान लो मैं एक सर्किट लेता हूं इस तरह का,
इसमें सबका अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से मैं बोलता हूँ करंट आई है, इसको प्लस लिया माइनस लिया करंट इंटरिंग के डायरेक्शन में, और यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स लिया। मेरा तरीका क्या है, मैं जो राइज इन वोल्टेज है ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं अपन। राइज जो होता है, जैसे देखो यहाँ से वोल्टेज आपका राइज हो रहा है, तो राइज इन वोल्टेज को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, और जो फॉल होता है वोल्टेज में उसको ले लेता हूँ पॉजिटिव। आसान भाषा में ये है कि जैसे चलना शुरू करो, इस डायरेक्शन से मैं क्लॉकवाइज चलना शुरू करता हूँ, है ना। अब जैसे ही ऐसे चलना शुरू करेंगे तो मुझे जो पहले दिखेगा जो साइन वो मैं लूंगा। पहले मुझे दिख रहा है इधर चलने पे माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस V। फिर मुझे क्या दिखेगा, यहाँ से गए करंट, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 R2 है, तो I इंटू R1 वोल्टेज ड्रॉप क्या दिखेगा, I इंटू R1, पहला साइन प्लस दिखा। देखो ड्रॉप इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो ड्रॉप होगा इस पॉइंट पे ये प्लस पे होगा और ये माइनस पे होगा, है ना। हाई पोटेंशियल से धीरे धीरे वोल्टेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, फॉल इन वोल्टेज। आई R1 I इंटू R2 दिस इज 0। इट मीन्स अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट में मैंने ऐसा करंट घुमाया और इस वोल्टेज का जो सम है, सबके क्रॉस ड्रॉप का जो सम है वो 0 हो गया। अब ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है, देखो पावर वोल्टेज सोर्स का, इसको मैं बता रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ पावर 0 होना चाहिए, है ना। देखो पावर वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, ये करंट आई है आपका, इसमें देखो प्लस से लीव कर रहा है तो माइनस का VI होगा, क्या माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा तब डिलीवर हो जाएगा। इसके क्रॉस देखो पावर रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस, तो ये क्या होगा I इंटू R1, प्लस से एंटर कर रहा है तो क्या हो गया एब्जॉर्ब, ठीक है। आगे देखो PR2 इसके क्रॉस क्या होगा भाई, प्लस का I इंटू R2, ये भी क्या है एब्जॉर्ब है, I स्क्वायर R2 होगा, पावर लॉस है, I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2। तो आप क्या बोलते हैं कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर, यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। एब्जॉर्ब पावर क्या है आपका I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2, और डिलीवर क्या है आपका VI। I से I कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहां से रह जाएगा I R1, ये रह जाएगा I R2 इक्वल टू V। इट कैन बी रिटन एज माइनस V प्लस I R1 प्लस I R2 इक्वल टू 0। तो देखो यही आ गया वापस से। इट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर होता है, और सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट वापस से मिल जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो टू एनालाइज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अब हमें देखना होगा मेश क्या होता है और लूप क्या होता है ना। मेश और लूप के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, मेश के बारे में बात करो तो मेश क्या होता है, इट इज अ लूप का क्या है, क्लोज पाथ है। इट इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। इट इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। क्लियर है, इसको बोलते हैं मेश। अब देखिए यहां पे, जैसे इसको पहले देखो क्या है, इसको पहले अपन एक ऐसा जैसे बनाता हूं, इस तरह का सर्किट बनाते हैं।
ये मान लो वोल्टेज सोर्स है Vs, दिस इज R1, दिस इज R2। देखो इसमें क्या होगा, दिस विल बी अ मेश। क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर और कोई लूप नहीं है। दिस विल बी अ मेश, इस लूप के अंदर कोई लूप नहीं है। बट एक ऐसा भी हो सकता है, रेड से बनाते हैं अपन इसको, एक ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का बना दें, ये भी एक आप बना सकते हैं। तो ये देखो, ये जो लूप बनाया ना, इसमें एक लूप ऑलरेडी है, दूसरा लूप भी है। इसमें इन दिस लूप वी हैव टू अदर लूप्स आल्सो प्रेजेंट, है ना। तो इसमें दो और लूप प्रेजेंट है, तो इसको आप मेश नहीं बोलेंगे, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू मेश, दिस इज सिंपली विल बी इक्वल टू लूप। सिंपली इसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। क्लियर है? तो मेश और लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेश क्या होता है कि जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, ठीक है, और जिसके अंदर लूप होगा उसको, जिसके अंदर और भी मैसेज होंगे बहुत सारे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट लूप बोलेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अब देखो ये तो हो गया मेश के बारे में। अब देखो इस मेश पे अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है मेश एनालिसिस का, जिसमें आप क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट आएगा अपना मेश एनालिसिस। देखो अपन अब डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस के बारे में। मेश एनालिसिस में क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर फॉर मेश एनालिसिस। बेसिक एक फंडामेंटल 4 लाइन का प्रोसीजर है, आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, पहला जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई। पहला काम आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेश, पहला काम यही है। दूसरा असाइन मेश करंट। तीसरा, पहला काम टोटल नंबर ऑफ मेश आइडेंटिफाई, दूसरा काम मेश करंट को असाइन करिए, और तीसरा काम क्या हो सकता है, डेवलप द, देखो यही जरूरत पड़ेगी केवीएल इक्वेशन की, केवीएल इक्वेशन, और उसमें राइज और फॉल, जो फॉल वाला बताया उसको क्लियर रखिएगा, है ना। चौथा केवीएल इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड फाइंड लूप करंट। दिस इज द 4 प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेश पता करना है। दूसरा प्रोसीजर क्या है, मेश करंट असाइन करना है। तीसरा प्रोसीजर करना क्या है, केवीएल इक्वेशन डेवलप करना है। चौथा क्या होगा आपका, लूप करंट पता करना है, दैट्स ऑल। अब देखो इसमें एक नोट पॉइंट में ध्यान रखना है अपन को कि ये जो मेश एनालिसिस है ना, मेश एनालिसिस is not valid for non-planar network. नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मेश एनालिसिस नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं है। अब आप समझिए कि ये प्लेनर नेटवर्क क्या है, ये आपका हो गया प्लेनर नेटवर्क। क्लियर है? वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लेनर नेटवर्क है। अब अगर मैं इसी में बोलता हूं कुछ ऐसा नेटवर्क मेरे पास एक है, इसी नेटवर्क में इस तरह का बना दिया, ये नेटवर्क प्लेनर नहीं है। देखिए प्लेनर नेटवर्क का मतलब है कि कोई भी अगर आपका सर्किट एलिमेंट दूसरा है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके नहीं जाएगा, दैट इज प्लेनर नेटवर्क। बट इन दिस केस इट इज क्रॉसिंग द दिस एलिमेंट
अब इस पे डायरेक्ट इसको तो आप टच नहीं करवा सकते, तो इसको क्या कर दिया, नॉन प्लेनर में ले गए। ठीक है, तो ये जो मेश एनालिसिस है आपका नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरा जो नोट का पॉइंट अपन लिखने वाले हैं वो ऐसे जनरल पॉइंट है कि अगर आप क्या करते हैं कि अपन जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं मेश एनालिसिस, जैसे ये मेश एक एग्जांपल इसी में देखो, एक मेश मैं बताता हूँ, यहाँ से अगर मेश बना दिया कुछ इस तरह का, तो आप क्या करते हो, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही लें, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं, है ना। तो वी जनरली टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, है ना। तो इसको लिख देता हूं, जनरली डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए इसको अगर समझना है अच्छे से, तो ये मैं यहाँ पे ये रहने दे रहा हूँ, ये जो आपका 4 पॉइंट है इसी पे बेस्ड अपन अब देखते हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कैसे मेश एनालिसिस यूज करना है। आपको पता है पहले से, क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखिए डायग्राम बना देता हूं एक, ये 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इस तरह का सवाल है, इसमें कुछ नहीं लगाता हूं, ठीक है। ये आपका 7 वोल्ट, ये आपका है 1 ओम, ये आपका है 1 ओम, ये आपका 1 ओम, ये 1 ओम नहीं है, ये 2 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका 3 ओम। ठीक है, देखो आपको इसके थ्रू करंट पता करना है क्या होगा। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको रीड्रॉ नहीं करना आपको, मतलब इस सर्किट को रीड्रॉ करके बनाना, इसी में करंट वगैरह नहीं दोहरा देना है ना। सबसे पहला काम है कि आप इसमें मेश आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सा मेश है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे अपन, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। तो इसको सबसे पहले रीड्रॉ करेंगे फटाफट से। ये रीड्रॉ कर लिया, 3 1 1 1, सॉरी 1 1 क्यों लिख रहा हूँ, 2 2 1। सबसे पहला देखो इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कि मेश कौन कौन सा है, उसमें करंट बताएंगे ना। ये एक मेश है, इसके अंदर कोई फर्दर लूप नहीं है। दूसरा मेश है, तीसरा मेश है। अपने पास 3 मेश हो गया और सबके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना है आपका 7 वोल्ट है, ये 1 अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको ऐसा लिखो। इसके थ्रू करंट पता करना है। ठीक है, इसको मान लो करंट I1, इसको करंट I2, इसको करंट I3। ये फर्स्ट लूप है अपना, ये सेकेंड लूप है और ये थर्ड लूप है। क्लियर है, लूप बोल रहा हूँ, ये मेश है तीनों। क्लियर है। सबसे पहला क्या किया, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेश। मैंने कर दिया आइडेंटिफाई 1 2 3। असाइन मेश करंट, मैंने क्या किया I1 I2 I3। अब बोल रहा है डेवलप केवीएल इक्वेशन।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष 1 में। मेष 1 में क्या करते हैं, देखो मैं क्या बता रहा था कि आप यहां से वोल्टेज लेना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये राइज वोल्टेज है, पहला साइन माइनस है तो माइनस का 7 ले लिया, प्लस अब देखो इधर से जो करंट आएगा इसमें वो I1 और I2 इसको अपोज कर रहा है, तो इधर ही करंट को आना है, तो I1 माइनस I2 इंटू 1 ओम प्लस, देखो I1 माइनस I2 हो गया। यहां से अब इसमें आ रहा है 2 ओम है, यहां से क्या होगा I1 I3 इसको अपोज कर रहा है, इट मीन्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। मेष कंप्लीट हो गया। यहां से I1 एक बार इधर है और 2 बार इधर है, इट मीन्स वी हैव 3I1, I2 एक ही बार है, I3 2 बार है, इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इसी तरह से अपन किस में जाएंगे, दूसरे मेष में जाएंगे। अब बात करेंगे मेष 2 की। मेष 2 में आ जाइए, यहां पे है, यहां जैसे ही I2 करंट जा रहा है, इस बार इसको I1 अपोज कर रहा है ना, तो यहां से 1 इंटू I2 माइनस I1 प्लस इधर आ गए 2 इंटू I2 ही होगा, सिर्फ इसके पास एक ही करंट जा रहा है I2, 2I2 प्लस कंप्लीट करना है 3 इंटू I2 I3 इसको अपोज कर रहा है, 3 इंटू I2 माइनस I3, दिस कम्स आउट टू बी 0। सो व्हाट वी कैन से I1 एक ही बार है, प्लस I2 एक बार, 2 बार, 3 और 3 6 बार है, 6I2। उसके बाद I3 आपके पास 3 टाइम्स है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह बात करेंगे मेष नंबर 3। तीसरे मेष में क्या है, 2I3 माइनस I1, 2 टाइम्स I3 माइनस I1। इसकी बात करें तो I3 को कौन अपोज कर रहा है, I2, 3 टाइम्स I3 माइनस I2, 1 टाइम्स I3। सो दिस 2I3, इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2I3, यहाँ पे 2 बार है और ये 3 बार है, तो कितनी बार हो गया 5 और 1 बार, ये 6 टाइम्स I3। I1 2 बार है, I2 3 बार है, इट मीन्स रीअरेंज करोगे तो माइनस 2I1 माइनस 3I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करो, है ना, और कैलकुलेटर में पुट करने के बाद I1, I2 और I3 की वैल्यू बताइए, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहां से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी I1 की, I2 की और I3 की। ठीक है, मेरा जो करंट का वैल्यू आया है 4.846, 4.846। I2 की वैल्यू आई है 2.15, ये एम्पियर है, और I3 की जो वैल्यू है 2.69 आएगा। क्लियर है, I1, I2, I3 मिल गया। मैंने बोला है कि 3 ओम के क्रॉस करंट निकालो, करंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इससे, इस लूप से, तो ये बोलेगा कि I2 माइनस I3 तो करंट है आपका,
तो जो आपका करंट I रिक्वायर्ड करंट है वो क्या है, I2 माइनस I3। I2 है 2.1538 माइनस I3 है 2.69। इसके बाद जो आ गया वही आपका आंसर है। क्लियर है? अब माइनस करेंगे, 2 डिजिट तक माइनस कर ही लीजिए, कितना आएगा 15 ही रहने दो इसको, 15 माइनस कर दो, 9 5 गया 4, 6 1 गया 5, ये तो क्या आंसर 0.454 एम्पियर माइनस साइन के साथ। इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस माइनस साइन यहाँ इसको ऊपर लिखता हूँ, हो सकता है यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ से करंट आ रहा I2 माइनस I3, तो यहाँ से बेटा I2 माइनस I3 की वैल्यू आएगी माइनस 0.54 एंड दिस इज योर करेंट I 54 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। क्लियर है? आपके इसमें तो गेट में इस तरह का तो नहीं आएगा, आईएएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मेश एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। अब देखो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि डेवलप द इक्वेशन ऑफ मेश, है ना, ईच मेश के लिए आप एक इक्वेशन डेवलप करके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस पे भी। मान के चलो कि ये आपका क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इसलिए लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स है भी, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बस इसमें लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा दिया। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, देखो बेटा ये है क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला गया है डेवलप KVL इक्वेशन फॉर ईच मेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हर मेश के लिए KVL इक्वेशन क्या करना है, आपको डेवलप करना है, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो इसमें KVL इक्वेशन डेवलप करने के लिए मैंने क्या बताया, यू हैव टू रीड्रॉ द सर्किट। क्लियर है? तो इसका मतलब है सबसे पहले सॉल्यूशन में इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। ठीक है, रीड्रॉ आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका R3, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया वोल्टेज। क्लियर? यहां से अपन बोलते हैं क्या, ये जो करंट है इस लूप में करंट पास करवाओ। मैंने बोला सबसे पहला प्रोसीजर आइडेंटिफाई द नोड, इसको याद कर लो, है ना, आइडेंटिफाई द नोड बोल रहा हूँ, आइडेंटिफाई द मेश। इससे देखा कोई लूप नहीं है, मेश हो गया, इसको देखा कोई लूप नहीं है, मेश हो गया, तो इसको मैंने बना दिया, ये पहला है। इससे बोला ये क्या है, तो ये बोला कि दूसरा, और इससे बोला इसमें भी कोई लूप नहीं है फर्दर, ये बोला तीसरा। तो आवर फर्स्ट प्रोसीजर इज टू डेवलप द टोटल नंबर ऑफ मेश। आपने यह क्या मेश बना दिया, मेश बनाने के बाद सब में क्या करो, करंट पास करवा दो। इसमें बोलेंगे करंट क्या है I1, इसमें करंट बोलेंगे I2 और इसमें करंट क्या बोलेंगे I3। ठीक है, सारे में करंट बता दिया। बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबके लिए इक्वेशन डेवलप करना है फॉर मेश 1। फटाफट करिए, क्या आता है आंसर। यहाँ से देखिए माइनस V ड्रॉप किया, इसके थ्रू कुछ है नहीं, यहाँ पे आए तो R1 है और इसके क्रॉस क्या है, I1 करंट आपका इन कर रहा है और I2 करंट इसको अपोज कर रहा है, और आपको जाना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसके करंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज I1 माइनस I2, यही होगा इसमें, और तो कुछ हो नहीं रहा। I3 का कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। दिस इज इक्वल टू 0।
So we can write it as R1 into I1 minus R1 into I2 plus 0 I3 is equal to V. This is equation number 1. पहला मैंने मेस इक्वेशन डेवलप कर दिया. इसी के आपके 10 मार्क्स मिलेंगे. पूरा क्वेश्चन कर दोगे तो मेंस के पेपर में 10 मार्क्स का आता है लगभग ये. अब क्या करेंगे आप, यहां से I1 पता किया, इसमें I2, तो यहां से आएगा I2. I2 को कौन अपोज कर रहा है? I1. तो यहां से क्या होगा? I2 माइनस I1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? R1 प्लस, कुछ कहानी है नहीं, I2 I3 से बन रहा है. यहां से आ रहा है I2 माइनस I3 और ये क्या है? R2. सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा? माइनस का R1 इंटू I1, R1 I प्लस का I2 इधर भी है इधर भी है, R1 प्लस R2 इंटू I2 और I3 के बारे में क्या कह रहे हैं? माइनस R2 I3. दिस इज इक्वल टू 0. I1 I2 I3 अरेंज कर दिया, दूसरा मेस इक्वेशन बन गया. तीसरा अपन बनाएंगे मेस इक्वेशन, इस मेस में जाएंगे, थर्ड मेस इक्वेशन. इसमें I3 के बाद क्या देखो, I3 है, इसमें R3 बस यहां से आएगा. तो अगर मैं मेस 3 की बात करता हूं, मेस नंबर 3, मेस नंबर 1 हो गया, ये आपका मेस नंबर 2 हो गया. अब मेस नंबर 3 में बात करें, इसमें I3 R3 प्लस, इसके पास गए कुछ नहीं है, 0 है. इसके पास के I3 को अपोज कर रहा है I2, I3 को अपोज कर रहा है I2, I3 माइनस I2 होगा और ये क्या हो जाएगा? R2. दिस इज इक्वल टू 0. व्हाट वी आर गेटिंग हियर? I3 दो बार आ रहा है, R3 प्लस R2 इंटू I3 और क्या है? माइनस I2 R2 0. यहाँ से रीअरेंज कर लो एक स्टेप, माइनस माइनस मतलब 0 I1, I1 कहीं नहीं है, माइनस R2 I2 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I3. और ये आसान क्वेश्चन था और आप इससे 10 मार्क्स मिल सकता है आपको. दिस इज थर्ड, है ना. एग्जाम में ऐसा आप लिख देना कि ये जो मेस है इसका इक्वेशन हो गया मेस 1, मेस 2, मेस 3, दीज आर द मेस इक्वेशंस, दैट्स ऑल. सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द मेस एनालिसिस. ये तो क्वेश्चन हो गया जिसमें अभी तक अपन सिर्फ क्या ले रहे थे? इंडिपेंडेंट सोर्स ले रहे थे. क्लियर है? अब अपन इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे? डिपेंडेंट सोर्स का एक सवाल करते हैं. फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस. क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पता करना है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस. मैंने पहले ही बोल दिया है, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेश एनालिसिस. फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस बाय, EAC के कन्वेंशन में इसी तरह से आएगा लिख के, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस. और भी मेथड है जिससे आप कर सकते हैं. देखो अब इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन करना. आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले बताया हुआ है और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में. इसका नेटवर्क रीड्रॉ करिए फटाफट. इसका नेटवर्क को अपन ने क्या किया? रीड्रॉ कर दिया. और यहाँ पे एक और सोर्स है 70 वोल्ट, और तो कुछ नहीं है. ये 20 है, ये 2 है, ये 4 है. यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से माइनस प्लस 2I1 जा रहा है. यहाँ से ये 50 वोल्ट है ना, यहाँ से ये 50 वोल्ट है, यहाँ पे ये 10 है और ये करंट आपको पता करना है. यही क्वेश्चन है. सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स. क्लियर है? आपको नोड पता करना है. नोड बोल रहा हूँ, मेस पे चल रहा है ना. आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेस. तो मेस, मैं इससे के पास आया, बोला एक मेस तो यहाँ बन सकता है,
एक मेश इसके पास भी बन सकता है और एक मेश इसमें भी बन सकता है। ठीक है, पहला प्रोसेस क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेसेस, मेश पता कर लिया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस था आइडेंटिफाई द करंट, मतलब असाइन द करंट। करंट असाइन कर दो, दिस इज I1, करंट असाइन कर दो, दिस इज I2, करंट असाइन कर दो, दिस इज I3। क्लियर है? उसके बाद है डेवलप द KVL इक्वेशन, तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप फॉलो करने के लिए यहां से देखते हैं, सबसे पहले मेश 1 की बात करते हैं। मेश 1 में देखिए क्या लिखेंगे आप, मेश 1 -70 प्लस 20 टाइम्स I1 इधर जा रहा है, I3 इधर आ रहा है, I1 माइनस I3। इसके बाद इसका क्या स्टोरी है, 2 टाइम्स I1 माइनस I2, 2 टाइम्स I1 माइनस I2, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, 20 और 2 22 I1 आ गया क्या? ठीक है। उसके बाद I2 में -2 I2, I3 में -20 I3, दिस इज इक्वल टू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो वी डेवलप द फर्स्ट इक्वेशन, मेश फर्स्ट के लिए हो गया। अब इसके बारे में क्या है देखिए, यहाँ पे इस मेश में चलेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में मेश 2। मेश 2 के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन, दूसरा मेश जो है 2 टाइम्स I2 माइनस I1, I2 को कौन अपोज कर रहा है, I1, तो I2 से I1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 टाइम्स I2 माइनस I1 प्लस, अब यहाँ कंफ्यूजन होगा। देखिए ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है लेकिन क्या डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट है, यानी सर्किट में कहीं भी करंट रहा होगा उस पे ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड करेगा, है ना। तो ये कौन से करंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ का जो करंट है इस पे ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स है और पहला साइन मुझे माइनस का मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, -2I1, डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप ही मिल गया तो उसको ऐसा लिख दिया। इसके बाद माइनस का 50, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहानी हो गया। अब देखो गौर से, ये जो आपका I1 है और ये जो आपका I3 है, दोनों क्या है, इक्वल है क्या? इट मीन्स I3 जो करंट इधर जा रहा है I3, वही करंट I1 भी है। इट मीन्स I3 और I1 क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, 2I2 माइनस 2I1 माइनस 2I3 के लिख सकते हैं आप। I1 को किसे रिप्लेस कर दिया, I3 से। सिंस दिस I1 एंड द लूप करंट I3 या मेश करंट I3 इज इक्वल। ओके, अब यहां से देखो 2 ठीक है, 10, एक चीज लगता है मिस हो गया यहाँ से, 10 टाइम्स I2 भी तो ऐड होगा, है ना। 10 टाइम्स I2 तो अपन भूल ही गए थे इसमें ना, 10 I2 भी ऐड होगा तो I2 12 हो गया, है ना, 2I2 10 12, ठीक है। -2I1 प्लस 12I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 50। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं मेश 3 की। मेश 3, तीसरे मेश में बहुत आसान है, 20 टाइम्स I3 करंट को I1 अपोज कर रहा है तो I3 माइनस I1, इधर से तो वही 4I1 लिखो या 4I3 लिखो, एक ही बात है ड्रॉप का। इसके क्रॉस जब इधर से आ रहे थे, इस करंट के साथ घूम रहा था, तो मैं मुझे क्या मिला, पहले क्या मिल गया, प्लस, तो प्लस का 2I1, तो उस 2I1 को लिख ही देता हूं। तो ये 20I3 माइनस 20I1 प्लस 4I3 प्लस 2I3। I1 किसके इक्वल है, स्मॉल I1 I3 के बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज -20I1, 20 और 4 to 6, 26 -20I1 प्लस 26I3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जैसे ही,
तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा I1, I2 और I3। सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, I1 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू मिल जाएगी और I3 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब तीनों वैल्यू को कैलकुलेटर के हेल्प से पता करोगे तो आपको जो I1, I2, I3 आएगा वो मिलेगा 13, 8 और 10। ये मिलेगा 13 एम्पियर, चेक कर लेना आप, 8 एम्पियर मेरा ये आ रहा है और 10 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 10 ओम के थ्रू करंट I है एंड दिस I इज इटसेल्फ इक्वल टू, इसमें कौन सा करंट जा रहा था, I2, एंड दिस इज इक्वल टू 8 एम्पियर। सो योर आंसर इज 8 एम्प। ये आ गया आंसर। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिपेंडेंट सोर्स। क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि आप मेश एनालिसिस लगाना कहीं कहीं पे इजी नहीं होगा। कहाँ पे होगा, जैसे मान लो कि एक अपने पास इस तरह का है करंट सोर्स, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया और एक करंट सोर्स यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज सोर्स ले लिया Vs, R1, R2। अब मैं बोलूँगा कि आप क्या करो, मेश आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करना इजी है, एक मेश तो ये हो गया, दूसरा मेश ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो इस करंट सोर्स के क्रॉस तो वोल्टेज आपको पता ही नहीं है ना। तो इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज अगर नहीं मालूम है तो केवीएल इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट है। इट मीन्स to solve this type of question we have to follow another procedure that is called super mesh analysis, right। तो उस टाइप में जहां पे दो, जैसे अगर ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा भी होता, तो इस दूसरे और तीसरे वाले मेश के बीच में एक करंट सोर्स आ गया है। इस करंट सोर्स को आपको एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश। इसका सुपर मेश में क्या होता है ना, इस करंट सोर्स वाले को छोड़ ही देते हैं अपन, चलो हटाओ इसको, खत्म करो। इट बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, ये तो रिडंडेंट हो गया R2। इट मींस डायरेक्टली इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, कि ये डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये करंट सोर्स हो गया सीधा सीधा, है ना। इट मींस दो लूप के बीच आपको एक करंट सोर्स मिल गया, उस केस में आप क्या लगाएंगे, सुपर मेश एनालिसिस, किसी भी ब्रांच में अगर दिख गया तो। क्लियर है। अब सुपर मेश एनालिसिस कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका मान लो 10 वोल्ट का सोर्स है, यहां से आपका एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक आपका करंट सोर्स है, यहां भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ये है, ठीक। इसमें आपको अप्लाई करना है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस जब अप्लाई कर रहा था तो मैंने बोला मेरे पास एक मेश तो ये हो गया और एक मेश ये हो गया, बट जैसे ही आपने वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किया ऐसा करके, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इसमें यहां करंट सोर्स दिख रहा है, करंट सोर्स के क्रॉस कोई वोल्टेज पता ही नहीं है। इसमें ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में 5 ओम, ये भी दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है 2 एम्पियर। आपको यहां से करंट पता करना कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो ये करंट क्या होगा ये पता करना है। तो देखो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सुपर मेश एनालिसिस लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अभी मुझे एक करंट सोर्स मिल गया है। क्लियर है। तो करंट सोर्स रीड्रॉ करो। सर्किट का पहला स्टेप क्या, टू रीड्रॉ द सर्किट। ये सर्किट बना है, इसको अगर मैं कंप्लीट करके लिखूंगा, इसमें लिखना है आपको फाइंड द करंट थ्रू
10 ओम बोलो करंट थ्रू 10 वोल्ट सोर्स, ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ सोर्स। तो आप करंट पता कर लेंगे, वोल्टेज पता है, पावर निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ किया, प्लस माइनस 10 वोल्ट, 5 ओम ये करंट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, ये कितना है 5 ओम, ये करंट सोर्स कितना दे रखा क्वेश्चन में 2 एम्पियर, ये 10 वोल्ट, आपको ये करंट पता करना है। क्लियर है। देखिए सुपर मेश एनालिसिस ये बोलता है कि जिस दो मेश के बीच में आपका करंट सोर्स है उस मेश को छोड़, आप उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। ये बोलता है कि जैसे यहां से चल रहा हूं, यहाँ पे करंट सोर्स का ब्रांच मिल गया, आप इस मेश को एलिमिनेट करके कंबाइंड मेश डिजाइन कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें करंट तो I1 ही जा रहा है और इसमें करंट I2 ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब सुपर मेश ये बोलता है कि ऐसे जाना है आपको, करंट सोर्स मिला इसको छोड़ दो और अगले वाले जो इसके साथ नेक्स्ट एडजेसेंट मेश है उसमें आप चले जाइए, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक -10 ऐसे ड्रॉप चल रहा है, 5 इसमें, इस वाले मेश में तो करंट क्या है I1 आ गया। इधर से जा, देखो अब इधर चले आए, इस मेश का करंट देखा तो 5 ओम के क्रॉस करंट क्या I2, मतलब आप इधर नहीं घूम रहे हैं क्योंकि इसके पास वोल्टेज भी नहीं पता है, सुपर मेश में चले गए, यहाँ सुपर मेश बन गया ये 5I2 C = 0। क्लियर है बेटा। अब देखो 5I1 प्लस I2, यहां से 5 हटा ही दो, ये 2 आएगा क्या, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, 2 एम्पियर सोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 भी ऊपर की तरफ जा रहा है और I1 इसको अपोज कर रहा है, तो I2 को अपोज कर रहा है I1, इट मींस दिस इज I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर होगा क्या, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 एम्पियर करंट है, I2 ऊपर I1 नीचे, तो ये क्या हो गया I2 माइनस का I1 करंट आ गया इसके क्रॉस, और I2 माइनस I1 ऊपर की तरफ जा रहा है और वो किसके बराबर है 2 एम्पियर के बराबर। दोनों को सॉल्व किया अपन, ऐड करोगे तो 1 + 2 किया तो यहां से मुझे मिल गया, ये कैंसिल हो गया तो ये मिल गया 2I2 = 4, so I2 comes out to be 2 एम्पियर। What about I1? I1 is 0, I1 is 0, right? So आंसर आ गया I1 0 and I2 2 एम्पियर। इसका क्या मतलब है समझिए, I1 आपके इस मेश से जा रहा था और वही आपका करंट I था, है? इस मेश से जाता हुआ करंट ही तो I है। इसका मतलब वो बेटा ये जो I आ रहा है ना, ये जो I आ रहा है आपका, ये I1 के बराबर है और वो 0 है। I आ रहा है I1 के बराबर है और वो कितना है 0 दे रखा है। अब मैं बोलूंगा पावर बताओ, तो V × I, इसका मतलब वोल्टेज तो 10 हो गया, करंट 0 हो गया, तो पावर लॉस तो 0 हो रहा है। ये 10 वोल्ट के बारे में, यानी कि इस सर्किट में इस 10 वोल्ट वाले सोर्स का कोई रोल ही नहीं है ना। ये सारा का सारा 2 एम्पियर वाला जो सोर्स है, ये पूरा का पूरा करंट इसको दे रहा है, इसको कोई करंट नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में, और इसके थ्रू पावर जो डिलीवर हो रहा है वो 0 हो रहा है। क्लियर है। तो पावर डिलीवर अक्रॉस दिस इज 0। ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स वाला जो क्वेश्चन है और उसमें करंट सोर्स लगाते हैं सुपर मेश पे। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर मैं एक क्वेश्चन पहले ड्रॉ कर चुका हूं, ये अगर इस तरह का होता, ये आपका 7 वोल्ट था वहां,
और अगर ये ऐसा होता, ये पहले 3 ओम था, ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 1 था। अब मेरे पास एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फिर से मेश एनालिसिस लगाने जा रहे थे, तो वही करना है। पहले सबसे पहले आप यहाँ से पता कर लो, इसमें करंट बता दो आप, फिर से इसी के थ्रू करंट बता दो, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। कोई आपसे पूछेगा भाई इसके थ्रू करंट बताइए, तो 1 एम्पियर जा रहा है ना, इसको तो आप रिडंडेंट ही बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, यही सवाल है। सॉल्व करिए इसको। पहला स्टेप सर्किट को रीड्रॉ करना है, ठीक है। देखो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे आप, तो रीड्रॉ कैसे करेंगे, जैसा बना हुआ वैसा बना दीजिए। वन एम्पियर है ना, 3 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, ये 2 है ना, हाँ 2 ओम है, और ये 1 ओम है। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द मेश, आइडेंटिफाई करो I1, और क्या किया I2, इसको किया I3। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये मेश नंबर 1, ये मेश नंबर 2, ये मेश नंबर 3, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद अब क्या लगाना है, वो करंट असाइन करना था, करंट असाइन भी कर दिया। केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। जैसे ही केवीएल इक्वेशन लगा रहे हैं, ये कितना दे रखा है 7 वोल्ट, क्या केवीएल इक्वेशन जैसे ही लगा रहे हैं ऐसे आए, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, ठीक है। अब अगर इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, इसका मतलब सुपर मेश। सुपर मेश कैसे बनेगा, देखिए आप ऐसा चल रहे हैं, अब जैसे ही देखो इस वाले मेश और इस वाले मेश के बीच क्या आ गया, करंट सोर्स, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट चले जाएंगे इसी मेश में। दिस इज योर सुपर मेश। I1 I2 I3 मेश था, और रेड से जो बना दिया ये सुपर मेश हो गया। सुपर मेश कैसे हो गया कि क्योंकि ये करंट सोर्स था इस दोनों के बीच, इस करंट सोर्स के बीच से मैंने ये यहाँ से एक मेश डिजाइन कर दिया इस तरह से। इस करंट सोर्स को भूल गए अपन अभी, ठीक। अब इसमें केवीएल इक्वेशन लिख दीजिए आप, बहुत आसान है। -7, सबसे पहले सुपर मेश में ही लिख लेते हैं ना, सुपर मेश का केवीएल इक्वेशन लिखो। तो -7 प्लस यहां आया, तो ये I1 को कौन अपोज करने बैठा, I2, 1 है, 1 इंटू I1 माइनस I2, I1 को अपोज कर रहा है, प्लस इसके पास नहीं जाएंगे, इसके थ्रू ऐसे गए 3 के पास। 3 को क्या हो रहा है, I3 में देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा करंट जा रहा है, I3 जा रहा है ना, I3 जा रहा है, I2 अपोज कर रहा है, ठीक है, प्लस इसके पास आए तो I3। दिस इज द इक्वेशन इन सुपर मेश। आपके एग्जाम में इसमें IAS वाले में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सुपर मेश का सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए आया है, तो आप सुपर मेश में लिख दिया इक्वेशन, बहुत ही आसान है ना। अब देखो, अब बाकी मेश में लिख लो, कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें लिखोगे तो क्या आएगा, मेश 2 में लिख के दिखाओ, मेश 2 इधर लिख रहे है ना,
मेष 2 में इस वाले में I1, इसमें तो बहुत ही आसान है, I1 अपोज कर रहा है किसको, I2 को। इसका मतलब है इसमें आप देखिए किसको अपोज कर रहा है, यहाँ से I2 है और यहाँ से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है इस मेष के थ्रू। तो यहाँ से 1 इंटू I3, सॉरी 2 है क्या, I2 है, I2 माइनस I1 प्लस, और क्या है इधर तो कुछ है नहीं, इसके पास आया तो 2 टाइम्स का I2 आ गया, 2 टाइम्स का I2 आ गया, प्लस इधर से गया इसके पास I2 को कौन अपोज करने बैठा, I3, 3 टाइम्स I2 इधर से आया, I3 अपोज किया, I2 माइनस I3 दिस इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ जाएगा, I2 एक बार, 2 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ, 5 बार, 1 बार 6 बार, I1 एक ही बार है, माइनस I1 प्लस 6 I2 माइनस 3 I3 0। क्लियर है, 2 इक्वेशन बना दिया। अब सवाल है तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा। तीसरा इक्वेशन अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसके पास आए अपन, बोले तुम्हारा करंट कितना है, तो बोला 1 एम्पियर, किसके बराबर आ रहा है, तो I1 और I3 के सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। अभी देखिए इसको तीसरे इक्वेशन के लिए मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ये तो रेजिस्टेंस रिडंडेंट हो जाएगा, 1 एम्पियर है, आपका इधर से करंट क्या आ रहा है, I1, इसमें इधर से करंट आ रहा है I1 और इधर से करंट क्या जा रहा है, I3। तो यहां से 1 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि I1 से क्या माइनस कर दो, I3, ये बड़ा है तभी तो नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि ये नीचे है और इसका डायरेक्शन भी नीचे, I1 माइनस I3 कितना आएगा, 1 एम्पियर, राइट। अब देखो अपने पास यहां से इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व करोगे तो I1 आएगा, एक ही बार आ रहा है, I2 माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 4 I2, I3 3 और 1 4 बार, 4 I3, I1 माइनस 4 I2 प्लस 4 I3 इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर हो गया, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब बाय सॉल्विंग बस हो गया, 1 2 एंड 3, इस तीनों को आप सॉल्व करोगे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आप पता कर लेना, I1 मिल जाएगी, I2 मिल जाएगी और I3 मिल जाएगी। I1 I2 I3 मिल गया तो आपको क्या पता करना है, अगेन इसमें I3 और I2 है, आपका करंट किसके थ्रू पता करना था भाई, 3 ओम के थ्रू। डायरेक्शन करंट का ऐसा आई था, ये करंट आपको पता करना है, कैसे पता करोगे, I2 माइनस I3, जो आपका I2 I3 आएगा वही करंट I होगा, I2 माइनस I3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। कैसे पता कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर में पुट करिए डेटा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, है ना। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसका नाम बड़ा खतरनाक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस, ब्रांच, नोड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नोडल एनालिसिस। क्लियर है, यस। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेते हैं मेश एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो देखो मेश एनालिसिस में अपन ने क्या बोला था, सबसे पहला प्रोसीजर उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर था कि आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ मेश। क्लियर है। दूसरा प्रोसीजर क्या था, पार्ट 2 था दूसरा प्रोसीजर का, कि आपको उसमें मेश करंट आपको पता करना है, मेश करंट आप असाइन कर दोगे। तीसरा क्या था उसका भाई, मेश करंट असाइन करने के बाद केवीएल इक्वेशन सॉल्व कर लगा देना है, ठीक है। और फोर्थ क्या था, केवीएल इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। इसमें क्या देखो क्या होगा कि ये एक सर्किट दे रखा है अपन के पास और उसमें पूछा है करंट आई क्या होगी, ठीक है। ये करंट आई पता करना है यूजिंग मेश एनालिसिस। आगे और भी मेथड करेंगे, आप उससे भी कर सकते हैं ना, अभी फिलहाल मेश एनालिसिस से करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो मेश दे रखा है इसमें आपको नोड बोल रहा हूँ मैं, इसमें कितने सारे आपको ये दिख रहे हैं मेश। एक मेश ये है क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है, दूसरा मेश ये है क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है, तीसरा मेश ये है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है। सो आवर फर्स्ट प्रोसीजर क्या था कि आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है, राइट। तो आप सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
आप भी ट्राई कर सकते हैं खुद। ये 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2 ओम, यहाँ पे दे रखा है 1 ओम, यहाँ पे भी दे रखा है 1 ओम, और बाकी सारा आपको दे रखा है 1 ओम। क्लियर है? यहाँ से ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स कितना है 2 वोल्ट, और ये 2 एम्पियर। क्लियर? देखो अब सबसे पहले मेश आइडेंटिफाई किया, सो दिस इज मेश नंबर 1, दिस इज मेश नंबर 2 एंड दिस इज मेश नंबर 3। क्लियर है? तीनों मेश में करंट फ्लो करवाते हैं। दिस इज द करंट I1 फॉर द फर्स्ट मेश। मैंने बताया था करंट कैसा लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। उसके बाद ये करंट हो गया आपका I3। क्लियर है? तीनों मेश में मैंने करंट पहला प्रोसीजर फॉलो कर लिया, मेश आइडेंटिफाई किया 1 2 3, मेश के अक्रॉस क्या किया, करंट पता कर लिया सबका, मेश का करंट मिल गया है। अब इसको क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन। थर्ड स्टेप क्या था अपना कि केवीएल इक्वेशन आपको पता करना है। ठीक है, तो केवीएल इक्वेशन फॉर मेश 1, फॉर मेश 1 केवीएल इक्वेशन लिखोगे, ड्रॉप माइनस में ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ड्रॉप देखो, ये राइज इन वोल्टेज है, पहला वाला माइनस मिला, उसके बाद जो करंट इसके थ्रू जाएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप आएगा पहले यहाँ, जिससे करंट एंटर करेगा रजिस्टर वहाँ प्लस टर्मिनल है ना, तो प्लस टर्मिनल है तो जो पहला वाला साइन होता है वही लेते हैं, तो प्लस आ जाएगा 2 ओम है ना, तो +2 इंटू I1, सो -2 +2 इंटू I1 प्लस, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, इस I1 को कौन अपोज कर रहा है, I3, सो 1 इंटू I1 माइनस I3। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा, इसको यहां तक कर दिया, इसमें वापस आए तो I1 को अपोज करा I2, सो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई I1 माइनस I2। क्लियर है? और सारे का सम क्या हो जाना चाहिए, 0। केवीएल यही बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी मेश एनी लूप इज 0। अब देखो यहां से इसको रीअरेंज करो, 2I1 प्लस I1 3I1 प्लस I1 कितना आ गया आपके पास, 4I1। क्लियर है? I1 आ गया, उसके बाद I2 एक ही बार है, और I3 आपके पास एक ही बार है, ये 2 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मेश इक्वेशन। व्हाट अबाउट द मेश सेकेंड, फॉर मेश 2, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे I2 को कौन अपोज कर रहा है, I1 अपोज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई, आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई I2 माइनस I1 प्लस, व्हाट अबाउट दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई, देखो I3 अगेन अपोज कर रहा है किसको, I2 को, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई I2, इसको अपोज कर रहा है I3 प्लस, यहां से आप बात करते हैं सिर्फ I2 इंटू 1, तो इसको डायरेक्ट मैं I2 लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट अबाउट दिस, I2 कितनी बार है भाई, I1 तो एक ही बार है, तो माइनस I1, I2 कितनी बार है, 2 बार है, 2I2, और I3 कितनी बार है, एक ही बार है, सो माइनस I3, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर। क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट मेश 3, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप तो दे नहीं रखा है, पहली बात तो ये। अब देखो यहाँ से मैं I3 को इधर से लेके आया, यहाँ पे लाया, तो बोला जो ये करंट जा रहा है वही क्या इसमें फ्लो कर रहा है, क्या वही करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब I3 की वैल्यू ही खुद में क्या है, 2 एम्पियर है। तो यहाँ से फॉर मेश 3 I3 जो है आपका कितना एम्पियर दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, I3 हो गया बेटा 2 एम्पियर। अब फर्स्ट और सेकेंड में अगर मैं I3 को पुट करूंगा, यहां से आप I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, I3 इन इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट, अगर मैं 2 एम्पियर यहां पुट करता हूं I3, 2 + 2 4 हो जाएगा, सो दिस इज 4I1 माइनस I2
इज इक्वल टू 2 + 2 4। ये आपका थर्ड इक्वेशन मान लो। इसमें क्या I3 पुट कर दो तो ये आएगा -I1 + 2I2। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? I3 कितना दे रहा है बेटा? 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब कुछ भी नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 4I1 - I2 इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या आ जाएगा? -4I1 और प्लस का क्या आ जाएगा? ये 4 2 8, 8I2 इज इक्वल टू 8। यही है, ओके। इस दोनों को ऐड करोगे तो ये 12/7 आ जाएगा I2, है ना। I2 कितना आ जाएगा? 12/7। और आपको इसी का करंट पता करना है शायद। इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो जाएगा और 8 - 1 7I2 इज इक्वल टू 12। सो दिस I2 कम्स आउट टू बी 12/7 एम्पियर, है ना। यही अप्रोच आपको सॉल्व करना है, इसी अप्रोच से क्वेश्चन को करना है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपका I3 जो 2 एम्पियर दे रखा है ना, उसको आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में, है ना। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द मेश एनालिसिस क्वेश्चन, है ना। आप एक बार चेक कर लेना इसमें कैलकुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, अगला टॉपिक अपन आता है करते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस क्या है? देखो, जो क्वेश्चन मेश एनालिसिस से सॉल्व हो रहा है उसी क्वेश्चन को आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, नोडल एनालिसिस में सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में नोड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया गया है पहले कि नोड क्या होता है। तो नोड मैंने क्या बताया था आपको, एक बार रिकॉल करिए उसको। नोड बताया था कि अगर दो आपके पास एलिमेंट है और एक दूसरे से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है तो ये पॉइंट जो है, कनेक्शन का जो पॉइंट है, ये नोड हो गया, ठीक है। बट दिस इज सिंपल नोड, दिस इज सिंपल नोड बिकॉज यहाँ पे तो कोई करंट डिवीजन हो भी नहीं रहा है। एक ब्रांच से करंट आ रहा है, वही करंट यहाँ से बाहर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी में तीसरा एक एलिमेंट ऐसा कनेक्ट कर दूं, है ना, तीसरा एलिमेंट ऐसा कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब हो गया कि आपके पास क्या हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। और ये जो नोड है, नाउ दिस इज अ प्रिंसिपल नोड, नाउ दिस इज अ प्रिंसिपल नोड। क्लियर है? इस प्रिंसिपल नोड पे करंट डिवाइड हो जाएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे आप लगाएंगे, करंट अलग अलग पार्ट में बट जाएगा, है ना। इट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन पे जैसे ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, उस तरह करंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द नोड। तो और फर्स्ट प्रोसीजर टू फाइंड नोडल एनालिसिस जब क्वेश्चन करना है तो उसमें फर्स्ट प्रोसीजर होगा क्या कि आपको आइडेंटिफाई करना है नोड, और स्पेशली आपको आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल नोड। क्लियर है? सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, नोडल एनालिसिस।